कोई ऐसा समुदाय मिला जिसमें ग्रेजुएट नहीं है? एक जाति मिली। मैं ये देख के दंग रह गया कि वो एक पहली जाति, एक पहले ऐसे लोग जिन्होंने स्वाद की खोज की। नमक तो जो बनता था मिट्टी के मिट्टी से। अब मिरासी जाति जो है वो गाने बजाने वाले जातियां हैं। लेकिन आप देखिए कलंदरों से अलग हैं। कलंदर भी एक जाति है जो सूफिया कलाम गाते हैं, कव्वाल गाते हैं, लेकिन जो मिरासी होते हैं वो उत्सवों पे गाते हैं, किसी के शादी ब्याह के मौके पे गाते हैं। अच्छा। ऐसे ही एक आदमी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैं तो गोरकन जाति का हूँ। मैंने कहा गोरकन कौन सी जाति होती है? उसने कहा कि आपने किसी को कब्र खोदते हुए देखा है? आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद आज़ादी के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की गणना तो होती है, लेकिन पूरी जातियों की गणना नहीं होती है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये मसला उठ रहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, मतलब सभी जातियों की जनगणना हो, उनकी सिर्फ गणना ना, जो आर्थिक स्थिति है उसके भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। सोशल एक्टिविस्ट लगातार, पॉलिटिकल क्लास भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं। बहरहाल इसी बीच बिहार में नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे करके एक सर्वे कराया, मामला वो भी कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन बिहार की जीत हुई, नीतीश कुमार की जीत हुई और कोर्ट ने कहा कि ये जाति जनगणना नहीं है, कास्ट सर्वे है, कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए पता तो होना चाहिए किस तरह के लोग वहाँ पे हैं, उनकी स्थिति क्या है। कास्ट सर्वे पूरा हुआ, पब्लिक हो गया डोमेन में, किस जाति की संख्या कितनी है और क्या स्थिति है, उनकी नौकरियों में कितने हैं। 75% रिजर्वेशन वहाँ लागू हुआ। ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ कि जाति जनगणना होना एक बात है, लेकिन वाकई जातियों की संख्या कितनी है, उसका सामाजिक, आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्तर कितना है, ये समझना जरूरी है। इसी बीच एक किताब आई है जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। किताब पहले दिखाई देता हूँ, जातियों की आत्मकथा। इसके लेखक नवल किशोर कुमार हैं, द फॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं, पेशे से पत्रकार हैं। यह किताब पे इस पर चर्चा करूंगा और कमल भारती साहब ने इसकी भूमिका लिखी है। इसमें 67 बिहार के 67 जातियों की आत्मकथाएं हैं, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। और इस किताब को समर्पित किया गया है फूले अंबेडकर सहित उन सभी को जिन्होंने जाति के विनाश की दिशा में पहल की। किताब छपी है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से, जो कि दिल्ली में है। इनका डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मूल्य 350 रुपये है, लेकिन कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है प्रकाशक की ओर से। 192 पेज की किताब है। तो इस किताब के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी जातियां, मैं बिहार का रहने वाला खुद हूँ, नवल भी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी जातियों का हम नाम भी नहीं जानते रहे हैं, जिसमें मैंने देखा ऐसे कंटेंट को थोड़ा सा पढ़ा भी मैंने। तो चलिए अब आपसे चर्चा करते हैं कि ये जातियों की आत्मकथा लिखने की योजना कैसे बनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अम्बेडकरनामा पर जातियों की आत्मकथा को दर्शकों के बीच में लाने की पहल की। दरअसल जातियों की ये जो आत्मकथाएं हैं, इसकी पहली प्रेरणा मुझे लगता है कि 2008 में मिली। उस समय बिहार में बाढ़ आया। कोसी का जो पूर्वी अफलक्स बांध था, टूटा था। मुझे लगता है कि मेरी सक्रिय पत्रकारिता की शुरुआत तभी से हुई थी, 2008 में जी। और उस दौरान जब मैं रिपोर्टिंग करने गया था बीरपुर और उस पूरे इलाके में, सुपौल में, और तब मैंने देखा था कि वहाँ पे जातियों के हिसाब से मकान थे। जो ऊंची जातियों के लोग हैं उनके मकान पक्के हैं, जो ऊंची जातियों के लोग हैं उनके मकान पक्के हैं, और जो गरीब जातियों के लोग हैं, जो शूद्र वर्ग जिनको कहते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके मकान कच्चे थे, और ये दिखता भी था। वहाँ कई लोगों से बातचीत हुई, फिर मैं चला आया, फिर दिल्ली आया, और ये मेरे जहन में चलता रहा कि ये कितनी जातियाँ हैं, इनकी अपनी कहानियाँ भी तो होंगी। तो उसी दौरान जो है मुझे एक शब्द मिला, वो था घरखस्सी का भोज।
और घर खस्सी और मतलब। घर खस्सी का भोज। हम्म। एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने कहा कि ये जो जितना लोग देख रहे हैं ना, ये सब घर खस्सी का भोज खाने वाले लोग हैं। अच्छा, क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि ये लोग क्या करते हैं कि अपनी एक झोपड़ी डाल देंगे अपने चवर में, ठीक है, और बाहर आएंगे और उसके बदले मुआवजा लेंगे, और जब मुआवजे का पैसा आता है तो खस्सी का मांस का उत्सव अच्छा, मनाते हैं, उसको बना। ठीक है। तो मुझे लगा कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या वाकई में ऐसे हैं कि लोग जो है बाहर के बदले जो है मुआवजा करते हैं और झोपड़ियाँ जो है बहा देते हैं। तो कई सारी घटनाएं घटी, और जातियों की आत्मकथाएं लिखने की पहली प्रेरणा तो वहाँ से मिली कि जातियाँ हैं क्या, कौन कौन जातियाँ हैं, कौन जाति के लोग हैं। कई सारी जातियों के नाम तो मुझे भी नहीं पता थे। मैं तो खुद जिस समाज से आता हूँ, मवेशी पालक समाज से आता हूँ, और उस जाति में भी कई सारी उपजातियाँ हैं और मुझे उनके बारे में भी नहीं पता था। सब कास्ट जो होते हैं, सब कास्ट होते हैं और उनकी अपनी अलग अलग अस्मिता है, उनका अलग अलग अस्तित्व है। तो 2017 में लिखने की योजना बनी, प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा। और प्रक्रिया ये थी कि पहले तो लोगों से बातचीत की जाए। तो तकरीबन मैंने 200 जातियों को केंद्र में रखा है। 200 जातियों को? 200 ये जातियों पहला खंड है इसका? ये पहला खंड है। अच्छा। जिसमें 67 जातियां हैं और 200 जातियों को केंद्र में रखा और लोगों से बातचीत करता रहा। तकरीबन ये लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई पिछले साल, मतलब 22 में। ये किताब इस साल ही आई है? हाँ जी, ये किताब इस साल ही आई है ना? जी 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 जी। तो लिखने की प्रक्रिया जो है वो पिछले साल शुरू हुई और मैंने लिखना शुरू किया। लिखने के दौरान मेरे जहन में 2 किताबें थी। एक किताब थी भागवत शरण उपाध्याय की खून की छींटे। वो भी एक आत्मकथात्मक कहानी है और वो वर्णों की कहानी है, जिसमें वो 4 वर्णों की बात करते हैं। ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। उसके हिसाब से वो कहानी कहते हैं। वो बड़े इतिहासकार हैं और उन्होंने इतिहास के कई सारे तथ्यों को भी अपनी किताब में उद्धृत किया है। वो शायद BHU में पढ़ाते थे या इलाहाबाद में, जो किसी यूनिवर्सिटी में थे वो। जी। और दूसरी किताब जो थी वो भगवान दास जी की थी, मैं भंगी हूँ। IAS ऑफिसर थे वो जी। और उन्होंने भंगी जाति की आत्मकथा लिखी। तो ये 2 किताबें थीं और मेरे सामने दोनों के एक मानदंड थे कि भाई यदि मैं मान लीजिए कि यदि बौरी जाति के बारे में लिख रहा हूँ, बौरी जो पत्तल वगैरह बनाते थे हमारे यहाँ, ठीक है, तो हम बौरी जाति के बारे में लिख रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या होगा। यदि मान लीजिए कि हम कोयरी जाति के बारे में लिख रहे हैं या फिर हम मान लीजिए कुम्हार जाति के बारे में लिख रहे हैं, तो हम कौन सा अप्रोच रखें। तो मुझे लगा कि जो आत्मकथात्मक शैली है, क्योंकि जब आप आत्मकथात्मक लिखते हैं तो आपके पास लिखने में कुछ छूट भी मिल जाती है। आप अपने मन की बात भी कह पाते हैं और उस समाज को का प्रतिनिधित्व भी कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने जितनी जातियों के बारे में लिखा है ये पहला खंड है। दूसरा खंड जो है जिसमें 36 जातियां हैं और ये भी प्रेस में गया हुआ है। उसमें 36 जातियां हैं। 36। कितने खंड की योजना है? 4 खंड की योजना है। अच्छा, कितनी जातियां टोटल आपने लिया है? 200 जातियों को केंद्र में लिया है। और ये सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार यूपी आप देखेंगे तो कई सारी जातियां तो कॉमन हैं। आप चाहे छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, ठीक है, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आप ऐसे संतरास एक जाति है, ठीक है, जो पत्थर तराशते हैं। तो बिहार में भी उनकी आबादी है, थोड़ी बहुत आबादी जो है उत्तर प्रदेश में भी है, थोड़ी बहुत आबादी जो है मध्य प्रदेश में भी है और थोड़ी आबादी जो है वो छत्तीसगढ़ में भी है। जो सिलौटी वगैरह बेचते हैं, अब तो चूंकि समझ गया, अब तो उनके पास चूंकि पहले तंबू लगा के रहते हैं, सील बट्टा ये सब बेचते हैं। तो ऐसी जातियों के बारे में मुझे लगा कि लिखा जाना चाहिए और मैंने उसको आत्मकथात्मक रूप से लिखना शुरू किया। और लिखने के दौरान कई सारी बातें लोगों से जानकारी मिली, ऐसी जातियां जो हम बिल्कुल हमारे घर के बगल में रहती हैं और हम जानते नहीं कि किस जाति के लोग। जैसे मैं फुलवारी का रहने वाला हूँ। अब एक जाति है गोरकन। गोरकन। तो ऐसे ही एक आदमी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैं तो गोरकन जाति का हूँ। मैंने कहा गोरकन कौन सी जाति होती है? उसने कहा कि आपने किसी को कब्र खोदते हुए देखा है? अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने कब्र खोदते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो उसने एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ही वह गोरकन हूँ जो कब्र खोदता है। अच्छा। अब देखिए वो आदमी बिल्कुल मतलब ऐसे लोकेशन पर था जहाँ पे जब मैं पटना में था तो
हर दिन उस पर नज़र पड़ती थी, पता नहीं था कि वो गोरकन जाति भी है। ऐसे ही एक जाति मान लीजिए मिरासी है, मिरासी भी एक मुस्लिम जाति है, और ये हमारे यहाँ तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल है बिहार में, ठीक है, और नेशनल लेवल तो पिछड़ा वर्ग में शामिल है। अब मिरासी जाति जो है वो गाने बजाने वाले जातियाँ हैं, लेकिन आप देखिए कलंदरों से अलग हैं। कलंदर भी एक जाति है जो सूफिया कलाम गाते हैं, कव्वाल गाते हैं, लेकिन जो मिरासी होते हैं वो उत्सवों पे गाते हैं, किसी के शादी ब्याह के मौके पे गाते हैं। अच्छा, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो किसी के क्या भी जा करके गाते बजाते थे। अब तो चूंकि देश में जिस तरह का माहौल है कि एक आदमी जो है, अब तो वहाँ लिंचिंग कर देगा, लिंचिंग कर देगा। नहीं तो एक समय था, मैं जिस जगह पे मेरा घर है उस जगह वहाँ पर एक गांव है ईसोपुर, ईसोपुर से मिरासी हमारे यहाँ आते थे और अखंड कीर्तन में भाग लेते थे। आज के दौर में कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा भी होता था कि एक मिरासी जो कि मूलतः मुसलमान होता है, लेकिन वो आकर के हमारे उत्सव में हरि कीर्तन करता था। वाह। तो मिरासियों की जाति रही। ऐसे ही आप बहुत सारी जातियां देखेंगे जो हमारे, अब जैसे छोटा सा उदाहरण देखिए कि पासवान जाति को लोग पता नहीं किस किस में डिफाइन करते हैं, लेकिन आप देखिए कि पासवान जाति कितनी बहादुर जाति है। बैटल ऑफ पलासी में बड़ा रोल था। और जब वो जाति अपनी बात कहेगी तो कैसे कहेगी? एक ऐसी जाति जिसका किसी के साथ कोई अदावत नहीं रहा, लेकिन उसने कभी अपने आप को रोका नहीं। यदि कोई जुल्म हुआ तो उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, उसने संघर्ष किया। मैंने लिखा है कि कैसे जो है रेशमा चौहरमल की कहानी मोकामा में जो मनाया जाता है ना, तो आप देखिए कि ऐसी जातियों के बारे में जिनकी मतलब एक तरफ तो जो हुआ क्या है कि जो ऊंची जातियों के लोगों ने इन तमाम जातियों की अस्मिता पर बहुत बड़ा हमला किया। उनको गुलाम तो बनाया ही, उनकी अस्मिताओं को भी जो है दबा करके रखा। लेकिन आप देखिएगा कि जब मैं इसको लिख रहा था तो मेरे जहन में था कि क्या मैं ऐसा कुछ लिखने जा रहा हूँ जिससे लोग ऐसा करें कि भाई अपनी अपनी जाति पर गर्व करने लगे। ठीक है, कई लोगों ने मुझे कहा कि देखिए आप जातियों की आत्मकथा लिख रहे हैं तो ये खतरा आपके ऊपर रहेगा। मैंने कहा कि देखिए मेरे लिखने का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अपनी जातियों पर गर्व करें, मेरे लिखने समझें, वो जाने समझें। और दूसरा ये कि जो डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि चमार जाति, अब चमार जाति और लोहार जाति दोनों मिले तब जाके भांति बना। भांति में वो जो औजार तपाते हैं, जो थैला होता है वो चमड़े का बनता है। ठीक है, तो एक लोहार जब भांति जब उपयोग करता है तो उसमें चमार का भी काम इस्तेमाल होता है, चमार की भूमिका होती है। जब आप बैलगाड़ी का पहिया बनाते हैं उसमें बैलगाड़ी बढ़ई का भी काम है, लोहार का भी काम है, चमार का भी काम है। तो अब देखिए कि इन तमाम जातियों के बीच में जो पहले बिल्कुल सिर्फ पेशा थे उनको आपने एक आइडेंटिटी बना दी। क्या चमार जाति के लोग खेती नहीं करते थे? करते व्यापार भी करते क्या पासवान जाति के लोग खेती नहीं करते? क्या वो सिर्फ तार ही चढ़ते हैं? क्या पासी जाति के लोग सिर्फ तार ही चढ़ते हैं, वो खेती नहीं करते? वो सब कृषक जातियां हैं जिनको आपने बिल्कुल ऐसे खांचे में बांध दिया है, उनकी पहचान बना दी। एक ग्वाला है तो सिर्फ और सिर्फ वो दूध ही बेच सकता है और कुछ नहीं कर सकता। आपने उसको ऐसे डिफाइन कर दिया है। अब नाई जाति का व्यक्ति है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो चाहे भिखारी ठाकुर हो, उसके लिए उस्तुरा जरूरी है। आपने उस तरह से उसकी पहचान बना दी, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो नाई जाति है वो इस मतलब सबसे पहला शल्य चिकित्सक हो समाज रहा एकदम। तो जिसने ये जाना, अभी मैंने नोनिया जाति के बारे में लिख रहा था, नोनिया जाति का इसमें नहीं है, वो मेरे तीसरे खंड में आएगा। अच्छा, तीसरे खंड में है। और मैं ये देख के दंग रह गया कि वो पहली जाति, एक पहले ऐसे लोग जिन्होंने स्वाद की खोज की। नमक तो जो बनता था मिट्टी के से नहीं, तो आप देखिए कि उसके पहले जैसे एक नैरेटिव है ना भाई कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। तो जैसे आदमी था तो भाई उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है या फिर खाने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आप उस आदमी को भूल गए, उस बिरादरी को भूल गए जिसने आपको नमक दिया। तो नोनिया जाति आज कहाँ है? अब बिहार में खोज के देखिए, नहीं, बहुत लिमिटेड है और सबसे अति पिछड़े। हाँ, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जातियां जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं।
जिनकी संख्या बहुत घटती जा रही है। हम्म। ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा नवल जी, ये बताइए, 4 खंड में आप ला रहे हैं, ये पहला खंड है, जी हैं? जी। तो जो आपने सिलेक्शन किया है कि किस खंड में किन जातियों को डालेंगे, उसका कोई क्राइटेरिया आपने बनाया है? नहीं, कोई ऐसी कोई खास क्राइटेरिया और नहीं जैसे है। मतलब ये हुआ कि हमको जो इन्फॉर्मेशन आता जाएगा हम उसको लिपिबद्ध करते जाएंगे। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा कि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य के लोगों का है, एक जातियों की कहानियाँ इसमें हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि हर खंड में, जैसे यूपी बिहार, दूसरा खंड जो है जिसमें बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, इन तीनों राज्यों में जो जातियाँ हैं उन जातियों पर फोकस किया है। अच्छा। ठीक है। पहली वाली जो पहला खंड है, इस खंड में जो है बिहार की जातियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, नो डाउट इसमें यूपी की भी कई जातियाँ इसमें शामिल हैं, लेकिन चूंकि दोनों बिल्कुल नेबरिंग पड़ोसी राज्य हैं तो दोनों के बीच में जातियों का ओवरलैपिंग, भी हाँ रहता है। ओवरलैपिंग है। ये बताइए, इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन जो किया है कास्ट का, वो कैसे किया? इसमें दलित जातियों का किया है, मुसलमान में दलित पिछड़े जातियों का किया है, हिंदू में दलित पिछड़े जातियों, ये सवर्ण के बारे में भी लिख रहे हैं? सवर्ण के बारे में भी। अच्छा। ये कोई स्पेसिफिक कास्ट के बारे में नहीं, मतलब क्लास के बारे में नहीं है, ये तमाम जातियों के बारे में। जैसे दूसरे खंड में मैंने भूमिहार जाति के बारे में लिखा। अच्छा। एक जाति जो अभी मैंने लिखा दूसरे खंड में वो है दोनवार। दोनवार भी ब्राह्मण होते हैं, भूमिहार होते हैं। वो अपने आप को याचक ब्राह्मण कहते हैं, जिसके बारे में वो जो स्वामी जी हमारे यहाँ हुए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद जी ने एक लंबा लेख लिखा दोनवारों के बारे में और बताया कि हम याचक ब्राह्मण क्यों हैं और हम ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कैसे हैं। अच्छा। वो अपने आप को भूमिहार भी नहीं कहते, वो अपने आप को ब्राह्मण भी नहीं कहते, वो कहते हम दोनवार हैं, हम दोनों से श्रेष्ठ हैं। तो जब आप जातियों के बारे में सोचने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं, सब लेयर पे लेयर मिलते जाता है। आप तो देखिए कि बिहार में तो भूमिहारों और ब्राह्मणों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, आप उसमें देखिए तो आपसी संघर्ष जो कहिए, उसमें राजपूत भी मिल जाते हैं। कायस्थ भी पहले थे, कायस्थ तो अब शांत हो गए हैं, पहले तो। अब कायस्थों में अपनी लड़ाइयाँ हैं, कायस्थों पर भी लिखा है मैंने, कायस्थों की अपनी कहानी है बेचारे। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी है वो, जिस कम्युनिटी के पास इंटेलेक्ट तो है, बुद्धि तो है, लेकिन आप देखेंगे लैंड प्रॉपर्टीज नहीं है, जमीन पर के संसाधनों पर उनका अधिकार उतना नहीं है जितना कि अन्य सवर्ण जातियों का है। अच्छा ये बताइए, आप किस किस तरह के स्रोतों का इस्तेमाल आपने किया है? देखिए इसमें तो जैसे रिजले को है, एच.एस. रिजले हैं, बहुत सारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस पर लिखा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें लोगों से बातचीत के आधार पर है ना। वो संस्मरण के लोग कैसे, लोगों में, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना गोरकन का, कोई नहीं बताने जाएगा कि गोरकन कौन है, कोई नहीं बताने जाएगा कि बौरी कौन है, कोई तो नाम भी नहीं जानता उनका। तो इन जातियों को अपने जाति के बारे में कैसे पता कि मेरी जाति का नाम कब आया, कैसे हुआ? नहीं देखिए, एक तो मैं बताऊं कि ये मुकम्मल इतिहास की किताब नहीं है, ये सिर्फ एक सूत्र देती है, ये जाति समझने के लिए जाति है। ठीक है। अब बहुत सारी जातियां तो ऐसी हैं जो मतलब आप देखिए आजीविकों के समय से वो जाति चली आ रही है, लेकिन उसकी अपनी कोई लिपिबद्ध चीज ही नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बौरी जाति का ही, कुछ बौरी जाति के लोग आपको झारखंड में मिलेंगे, वो ट्राइब्स हैं। जो बिहार में जो बौरी हैं कास्ट है, वो जो हैं वो ओबीसी हैं, लेकिन दोनों के बीच में संबंध है, सिर्फ पेशा के आधार पर नहीं, गोत्र के आधार पर। वो कहते हैं कि नहीं वो हमारे लोग ही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भाई बौरी जो जाति यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है, यदि उनके साथ कनेक्ट हो जाए तो उनका एक सिनेरियो सामने आएगा। असल में इस किताब के पीछे एक ही मकसद है कि जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक एकता की बात करते हैं दलितों और पिछड़ों के बीच में, लेकिन ये कब संभव है? ये संभव है सामाजिक एकता से, और सामाजिक एकता तभी बनेगी जब लोग जानेंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। एकदम। और इससे एक तो ये है कि किसी भी जाति को अंदर में ये भावना हो कि वो जो है गर्व करे और अपने आप को जो है डोमिनेट करे दूसरी जातियों को। इसमें चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं कि अब तो जाति सर्वे हो गया है, तो सब लोग अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे जातियों के हिसाब से। ये छोटी छोटी जातियां हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ आइडिया लगा? कितने लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, क्या ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं? वो रिपोर्ट तो आ चुकी है, बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की, जातीय रिपोर्ट, उसमें तो उसने दिया है। हालांकि उसने IAS वगैरह का तो नहीं दिया है, लेकिन उसने जरूर दिया है कि उसमें डॉक्टरेट कितने हैं और बैचलर डिग्री होल्डर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं।
तो आपने जैसे मैं ये बता रहा था कि जब जातियों के बारे में लोगों से बातें कर रहा था तो लोग पता चला कि उनके अंदर जो है जो शासन प्रशासन में जो भागीदारी है, जैसे मैं मिलता था कुम्हार जाति के लोगों से, तो अभी भी जो है शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी बहुत कम है। आप जिनको हम पवनिया कहते हैं हमारे यहाँ, आप देखिए उन सारी जातियों को निकाल करके जमीन के संसाधनों पर अधिकार तो वैसे ही कम है, शासन में भी भागीदारी बहुत कम है। गांव में अब जा करके जब आरक्षण कम हुआ है पंचायती राज निकायों में, तब कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, और ये अभी हाल की घटनाएं हैं। तो अभी समय लगेगा जब वो शासन और प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, और ये तभी संभव होगा जब जितनी जातियां हैं वो एक दूसरे के पेशे के बारे में जाने, संस्कृति के बारे में जाने, और तब जाकर के राजनीतिक एकता बनेगी। चलिए, ये चलते चलते पूरी बात नहीं आपसे पूछूंगा क्योंकि लोगों को पढ़ना भी चाहिए, तो किताब का आपका रेफरेंस वहाँ डिटेल्स डाल दूंगा कि कुछ लोग खरीदे मंगाएं। थोड़ी सी महंगी है, वैसे प्रकाशक ने आपको थोड़ा सा महंगा कर दिया है, लेकिन बोलिए है कि वो जो है ना वो डिस्काउंट कर दें। अंतिम में कोई ऐसा समुदाय मिला जिसमें ग्रेजुएट नहीं है? एक जाति मिली है। हाँ, एक जाति मिली है और वो है मीर शिकार। अच्छा, मीर शिकार। हाँ, मैं पूरे राज्य की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पटना में जितने मीर शिकार जाति के लोग थे उनसे मिला, उसमें कोई नहीं था। कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कुछ नहीं? कुछ नहीं, मीर शिकारों में न डॉक्टर न इंजीनियर। और ऐसे ही एक जाति जो है आपके हमारे यहाँ जो है वो गुलगुलिया है। गुलगुलिया? हाँ। अच्छा, वो जो गिलहरी मारते हैं, शिकार करते हैं, उनकी संख्या ही बहुत कम है, तकरीबन 1600 के आसपास आबादी है बिहार में। उसमें भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? उसमें पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम। तकरीबन 49% जो आबादी है वो निरक्षर है अभी की डेट में भी। तो इसके पीछे कारण ये है कि वो जो कम्युनिटी है वो डीएनटी कम्युनिटी है। वो अपना डेरा डंडा लेके चलते हैं। एक तो अब जाके डी नोटिफाइड ट्राइब। हाँ, तो बेसिकली वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, लेकिन अब तो जाके धीरे धीरे बसने लगे हैं हमारे यहाँ भी। लेकिन बसने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, जिसके कारण से उनके अंदर शैक्षणिक विकास कम हुआ है। क्योंकि शैक्षणिक विकास तो तभी होगा जब एक जगह टिकेंगे वो। एक जाति बड़ी इंटरेस्टिंग मिली, वो थी बचावा। अच्छा, बचावा जाति भी ऐसी ही जाति है, खाना बदोश जाति है, और उनकी परंपरा है कि उनके यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपना घर तोड़ देते हैं। ओ, क्यों? उनकी परंपरा है। अच्छा, परंपरा है। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है अपना घर तोड़ देते हैं और अपना फिर से नया घर बनाते हैं। और मुश्किल से पूरे पटना में मैं था, वहाँ पे पालीगंज में 2-3 घर ही ऐसा है। अब तो वो अपना पूरा घर नहीं तोड़ते, बस घर का कोई हिस्सा जो है सांकेतिक रूप से तोड़ देते हैं। उस जाति का नाम है बचावा। आपको सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा ये। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बिहार सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, या ये भी हो सकता है कि लोगों ने अपनी जाति छुपा ली। चलिए, सारी बात नहीं करूँगा क्योंकि आपकी अब दिलचस्पी कम हो जाएगी पढ़ने में, लेकिन ये किताब मंगवा के ज़रूर पढ़िए। बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ, इन्फॉर्मेशन इस किताब में उपलब्ध है। पहला खंड है और इसका 3 खंड और आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी, और चलिए आप ये किताब लोग खूब पढ़ें, खूब बिके, यही अम्बेडकर नामा की कामना है। शुक्रिया, थैंक यू। देखते रहिए अम्बेडकर नामा।